परमाणु की संरचना टॉपिक है परमाणु मॉडल एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी क्या है, परमाणु मॉडल क्या है, तो आप यहाँ से देखिए कि वह मॉडल जिसमें नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन चारों की स्थिति को जो दर्शाता है वह परमाणु मॉडल कहलाता है। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में पढ़ाएंगे बेटा, बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे, पढ़ाने का कोशिश करेंगे और बहुत सरल शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ से देखिए कि वह मॉडल जिसमें नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति दर्शाई जा सकती है या दर्शाई जाती है, वह परमाणु मॉडल कहलाता है। परमाणु मॉडल का जो सिद्धांत है जे थॉमसन ने दिया था, तो जे थॉमसन ने सर्वप्रथम इसे एक तरबूज के समान माना था, जिसलिए इसको कहा गया वाटरमेलन थ्योरी, तरबूज का सिद्धांत। आप यहाँ से देख सकते हो, इसको तरबूज का सिद्धांत भी कहा गया है। तरबूज का सिद्धांत। इसके अनुसार जो तरबूज का लाल वाला भाग था, जैसे तरबूज किस कलर का होता है बेटा, हरे रंग का होता है, सबको पता है, हमको नहीं पता था लेकिन आपने बता दिया तो पता चल ही गया, लेकिन आपको पता था। तो आप क्या कहते हैं कि तरबूज जो होता है वो हरे रंग का होता है। ये आपका तरबूज है, ये आपका ऐसे तरबूज होता है ना, ये तरबूज। हमको बहुत ज्यादा कला करना नहीं आता है, आप तो हमसे बड़े कलाकार हैं, आप बनाइएगा अच्छे से, अभी पढ़ते हैं केवल। तो इस तरबूज का जो बीच वाला भाग है, लाल वाला जो भाग है, उसको जे थॉमसन ने बताया कि वो प्रोटॉन है। इस तरबूज को जब हम कट करते हैं तो इसके बीच में लाल वाला भाग जो ऐसे होता है, इसको लाल वाले भाग को बताया जे थॉमसन ने कि ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है। जबकि इलेक्ट्रॉन तरबूज के समान बिखरे हैं। ये जो हरा वाला पार्ट है बेटा, ये जो बिखरा हुआ पार्ट है, इसको बताया उन्होंने कि ये इलेक्ट्रॉन की तरह बिखरे हुए हैं। लेकिन जे थॉमसन के द्वारा बताई गई जानकारी जो है वो वास्तविकता से बिल्कुल अलग थी, वास्तविकता से बिल्कुल भिन्न थी। जो जे थॉमसन ने जानकारी बताई है वो जानकारी, इसके लिए अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। किसका परमाणु मॉडल पढ़ेंगे? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। ये रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। इसके अनुसार देखते हैं क्या कहते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, तो इस मॉडल को अल्फा परिकीरण भी कहते हैं। इसमें जो है रदरफोर्ड ने अल्फा किरण को निकाला था। ये आपका दूसरा पॉइंट बन सकता है, आप बनाकर लिख सकते हैं। किरण को निकाला था।
रदरफोर्ड ने अल्फा किरण को निकाला था तो किसकी सहायता से निकाला था? आप यहाँ पे लिख लेंगे रेडियम की सहायता से। रदरफोर्ड ने रेडियम की सहायता से अल्फा किरण को निकाला था और सोने की पतली परत पर प्रहार कराया था। इसके बारे में नाभिक है और नाभिक का चक्कर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लगाता ही है, ये आपको पता ही है। अब यहाँ पे एक अल्फा कण सीधी जा रही है, ये अल्फा कण है। एक यहां से मुड़ जा रही है, सीधी जाके मुड़ जा रही है, ये भी अल्फा कण है। एक यहां से जा रही है और नाभिक को टच करते हुए वापस आ जा रही है, ये भी अल्फा कण है। एक नीचे से जा रही है, ये भी अल्फा कण है, ये भी अल्फा कण है। अब एक ऐसे नीचे को मुड़ जा रही है। इस तरीके से ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। आप यहाँ पे देख के लिख सकते हैं, इनका जो पहला पॉइंट है, कण ये जो गोला बना गया है, ये आप देख रहे हो, ये सोने की चादर है और सोने की चादर क्या कर रही है, जितनी भी अल्फा कण है वो सारी बाहर निकल जा रही है और ये खोखला होता जा रहा है। तो आप रदरफोर्ड का पहला कंडीशन लिख सकते हैं, तो लिखिए अधिकांश अल्फा किरण सोने की चादर को पार कर गई, सोने की चादर को पार कर गई। अतः परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ अल्फा किरणें परमाणु के मध्य भाग से थोड़ी विचलित होकर, जो तिरछी हुई है, थोड़ी विचलित होकर आप देखे हैं कि ये विचलित हुई हैं, ये दोनों यहां से, ये दोनों यहां से विचलित हुए हैं।
निकल गई, विचलित होकर निकल गईं। अतः उन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग, अतः उन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग पॉजिटिव अर्थात धनात्मक होता है। कंडीशन रदरफोर्ड की क्या थी कि 12,000 में से अल्फा किरण परमाणु के मध्य भाग से टकराकर वापस आ गई। ये यहाँ पे देखिए, ये गई थी और परमाणु से टकराकर वापस चली गई थी। आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए, बाकी किरणें हमने एक समान कर दी, जो वापस गई है उसको अलग कर दिया। टकराकर वापस आ गई। अतः रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का मध्य भाग ठोस होता है, जिसे उन्होंने नाभिक नाम दिया, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस कहा, जिसे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस कहा या नाम दिया। रदरफोर्ड के अनुसार, नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। अब हम पढ़ेंगे मैक्सवेल का सिद्धांत। इन्होंने परमाणु के बारे में क्या बताया, अब हम इसकी जानकारी लेंगे। मैक्सवेल का सिद्धांत क्या कहता है, इनके बारे में आप देखिए, लिखा दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। इन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि जब कोई कण वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाता है, तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है।
मैक्सवेल ने दो बातें अभी हमने आपको बता दी जो मैक्सवेल ने बताई थी। पहला उन्होंने बताया कि इन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और दूसरी चीज इन्होंने बताया कि जब कोई कण वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाती है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, जिस कारण उसकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, जिस कारण इसकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जिससे जिसके कारण परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जिसके कारण परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अतः मैक्सवेल ने बताया कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अस्थायी है। तो यहां तक बेटा हम अभी तक जो पढ़े उससे यह प्रदर्शित होता है कि जो भी परमाणु मॉडल मिलेंगे वो कोई एक आएगा और उस परमाणु मॉडल को गलत बताते हुए जाएगा, दूसरा आएगा उसमें कुछ सुधार करेगा, तीसरा आएगा उसमें कुछ सुधार करेगा, और उसी का नाम होता जाएगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बाद हम पढ़ेंगे बोर-बरी का मॉडल, नील बोर जिसको हम कहते हैं। अब हम उसका मॉडल पढ़ेंगे। वहां पढ़ने से पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। आप देखिए परमाणु की संरचना हम पढ़ रहे थे, तो यहां तक पूरा आपका एक्सप्लेन हो चुका है। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देखिए कि इस मॉडल को अल्फा परिकिरण भी कहते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया इसमें रदरफोर्ड ने रेडियम से अल्फा किरण को निकाला था और सोने की पतली परत पर प्रहार कराया था। ये आप देख लीजिए जितनी बार भी प्रहार कराया है रदरफोर्ड ने, एक अलग अलग मैटर निकल के आया है। पहला मैटर क्या निकला है कि अधिकांश अल्फा किरण सोने की चादर को पार करती गई हैं। आप ये देख रहे हैं कि अल्फा किरण सोने की चादर को पार कर दे रही हैं। ये सोने की चादर है, ये अल्फा किरण है, ये सोने की चादर को बेटा पार कर दे रही है। ये पहला टॉपिक निकल के आया था रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत में।
और परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अर्थात जब ये खोखला था तभी तो पार करके गई, अगर ये पूरा भरा होता तो टकरा के वापस हो जाती, लेकिन वापस थोड़ी ना हुई है, वो तो वहां पे उसको आर पार करके निकल गई है। दूसरा टॉपिक क्या निकला था इनकी किरण से, इनके परमाणु सिद्धांत में, कि कुछ अल्फा किरणें परमाणु के मध्य भाग से थोड़ी विचलित होकर निकल गई। आप देख रहे हैं ये वाली किरण जो है यहाँ तक सही आई, उसके बाद विचलित होकर तिरछा हो गई, विचलित हो गई, विचलित होने का मतलब तिरछा हो गई। तो ये भी दूसरे पॉइंट में निकल के आया कि कोई भी किरण जो है सोने की चादर को पार करके निकल गई, बस थोड़ी सी विचलित हो गई। ये दूसरा टॉपिक रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आया था। तीसरा मैटर क्या आया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, वो आप यहां से देख सकते हैं कि 12,000 में से अल्फा किरण, 12,000 किरणों में से एक अल्फा किरण ऐसी निकली जिसका परमाणु के मध्य भाग से टकराकर वापस आ गई। मतलब अल्फा किरणें तो बहुत थी, लेकिन 12,000 अल्फा किरण निकालने के बाद एक किरण ऐसी निकली जो नाभिक से टकराकर सीधा वापस आ गई। तो इस सिद्धांत से पता चला, तीसरे पॉइंट से पता चला, उन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग ठोस होता है, जिसे उन्होंने नाभिक कहा। जो ये परमाणु हमने धन बनाया है, ये धन नाभिक होता है। तो नाभिक जो है वो कैसा होता है, ठोस होता है। इसको रदरफोर्ड ने कब साबित किया, जब उन्होंने 12,000 किरणों को निकाला, 12,000 किरणों को निकाला, उसमें से एक किरण ऐसी निकली जो सीधा नाभिक से टकराकर वापस गई। तो उन्होंने इसी को नाभिक न्यूक्लियस कहा कि ये मध्य भाग बिल्कुल ठोस होता है, तो ये नाभिक है। नोट पॉइंट यहां से निकल के आता है कि रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। हमने आपको कल के लेक्चर में जब परमाणु सिद्धांत पढ़ाया था तो वहां पे बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋण लेता रहता है और चक्कर लगाता रहता है। प्रोटॉन ऋण देता है, एक जगह पे रहता है, और न्यूट्रॉन ना उसको प्रोटॉन अपने पास आने देता है, ना न्यूट्रॉन के पास वो जा सकता है, क्योंकि बाहर जाने की उसके पास अनुमति, उसके पास सिटी नहीं है कि वो बाहर जा सके, किसी कक्षा में जा सके। किसी भी कक्षा में जाने के लिए उसको कम से कम 2 कोश होता नहीं, इसलिए वो कहीं जा नहीं सकता। तो अगला टॉपिक आपका आता है कि जब रदरफोर्ड का सिद्धांत कंप्लीट हुआ, मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया और रदरफोर्ड के सिद्धांत में कुछ कमियां बताई। अब हम उसको पढ़ेंगे। मैक्सवेल का सिद्धांत हम देखेंगे। इन्होंने सबसे पहले आकर के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि जब कोई कण, दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि जब कोई कण वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अगर कोई कण, इन्होंने कहा कि कोई कण अगर वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, जिस कारण ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जा रही है। आप भी बताइए कि आपको हम बोल दें कि एक तखत रख दें और बोले हम आप इस तखत के किनारे किनारे चक्कर लगाइए, तो आप 10 बार चक्कर लगाएंगे, 15 बार लगाएंगे, 20 बार लगाएंगे, उसके बाद कहेंगे आप पागल हैं, आप इस चक्कर को लगवा के कर क्या रहे हैं, हमें ही थका रहे हैं। तो इसी तरीके से मैक्सवेल ने इनके सिद्धांत को बताया कि जो ये सोने की चादर लपेटे हैं, इन्होंने कहा कि ये सोने की चादर जो आपने लपेट दी है, इसके चक्कर लगाते लगाते तो हम बुढ़े हो जाएंगे और ये पूरी भी नहीं होगी और हमारी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो मैक्सवेल ने इनके सिद्धांत में एक कमी ये बताई थी। और दूसरा बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में अगर गिर जाएगा, जाहिर सी बात है, एकदम क्लियर है भाई, अगर हम बार बार चक्कर लगा रहे हैं तो हम कभी ना कभी उस तखत पे तो गिरेंगे ही। तो नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है कभी ना कभी तो नाभिक में प्रवेश कर ही जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन माइनस जब चक्कर लगाएगा और प्लस में आ जाएगा और प्लस में आके बैठ जाएगा, तो फिर भाई ये भी तो निगेटिव हो जाएगा। और जब नाभिक निगेटिव हो जाएगा तो नाभिक क्या होगा, परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, परमाणु का सिद्धांत खत्म हो जाएगा। इसलिए मैक्सवेल ने बताया कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अस्थायी है, इन्होंने सही जानकारी नहीं दे पाई है, इसलिए मैक्सवेल ने इनके सिद्धांत को गलत बता दिया। यहां से खत्म नहीं हुआ, अभी इनके सिद्धांत को भी नील बोर खत्म बताएंगे
कि इनका जो सिद्धांत है वो नील बोर बताएंगे कि इनका भी सिद्धांत खत्म है, इनका भी सिद्धांत सही नहीं है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। बोल सकती है, लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। इसलिए सोच है इंसानों की, एक अकेला क्या कर सकता है, जरा देख उस सूरज को, अकेला ही चमकता है। इसी के साथ हम आज का हमारा टॉपिक है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में आज का हमारा टॉपिक है बोर मॉडल। बोर का मॉडल, बोर सिद्धांत। कल हमने आपको बताया भी था कि हर कोई आता है और परमाणु मॉडल में अपना एक विचार दे के जाता है। तो कल हमने किसके किसके बारे में पढ़ा था? पहला तो हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल को मैक्सवेल के सिद्धांत में कुछ सुधार हुआ। रदरफोर्ड का मॉडल अस्थाई था, मैक्सवेल आए और उसको अस्थाई किए, उसको सुधार किए उसमें, और उन्होंने बताया कि उनका मॉडल अस्थाई है। अब बोर आते हैं और वो मैक्सवेल के मॉडल को सही बताते हैं कि गलत बताते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे तब जानेंगे। बोर का मॉडल, तो अभी हमने आपको बताया कि जिंदगी में कभी भी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद घड़ी पड़ी भी दिन भर में 2 बार समय सही बताती है। तो मैक्सवेल जो थे वो रदरफोर्ड को गलत बताया उन्होंने, लेकिन रदरफोर्ड गलत नहीं था, क्योंकि वो अपने काम को प्रदर्शित किया, लोगों तक पहुंचाया, जिसके कारण लोग और जानकारियां एकत्रित कर पाए। इसलिए बोर का जो मॉडल है, नील्स बोर जी जो हैं, उन्होंने किसी की कमी को नहीं बताया, ना ही मैक्सवेल की कमी को बताया और ना ही रदरफोर्ड की कमी को बताया। दूसरों में कमियां ढूंढना भी हमारी एक निंदा है। आप देखिए बोर का मॉडल, इस मॉडल को मान्यता प्राप्त है। बोर के मॉडल को मान्यता प्राप्त है क्योंकि इन्होंने किसी की कमी को किसी के भी कमी को दिखाया नहीं, अनदेखा किया और अपने तरीके से उसको सही करने की कोशिश किया, जो भी चीजें गलत थी। नील्स बोर ने दिया था इस मॉडल को नील्स बोर ने दिया था, जिसके कारण इसका नाम नील बोर पड़ा, बोर का मॉडल पड़ा। अगला, इसके अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। आपने बताया, मैक्सवेल ने भी बताया था कि परमाणु का जो मध्य भाग होता है वो ठोस होता है और नाभिक उसी में होता है।
जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है और वृत्तीय कक्षा में बाहर चक्कर लगा रहा है। इस बात को मैक्सवेल ने भी बताया, रदरफोर्ड ने भी बताया। रदरफोर्ड ने कुछ थोड़ी सी त्रुटियों के साथ बताया, मैक्सवेल ने उसको सुधारा और बोर ने उसको सिद्ध किया। इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। अर्थात अगर वो अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता अर्थात उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। कल मैक्सवेल ने बताया था कि अगर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो मैक्सवेल के सिद्धांत में कल हमने ये भी पढ़ा था कि जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिसके कारण ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से मैक्सवेल ने बताया था। लेकिन उस चीज को बोर ने अपने हिसाब से जब बताया तो उन्होंने कहा कि जब मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, बल्कि कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरे और परमाणु खत्म हो जाए, ऐसा कोई कुछ नहीं होता है। तो इसलिए बोर का मॉडल सिद्ध किया गया है और इसे मान्यता भी दी गई है, क्योंकि इन्होंने सारी कमियों को दूर कर दिया था। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर करने वाली कक्षा में जाता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है तो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है। जैसे ये निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में गया है इलेक्ट्रॉन, तो वह बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता। अब ये बाहर से ऊर्जा ग्रहण करेगा अर्थात उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। एक तो इसको अंदर से प्रोटॉन से ऊर्जा मिल रही है और दूसरी इसको बाहर से ऊर्जा मिल रही है, तो ये अब प्रबल हो जाएगा। प्रबल हो जाएगा तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसके अंदर ताकत आ जाएगी। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है, जब दूर से वाली कक्षा से समीप वाली कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अर्थात उसकी ऊर्जा में कमी आ जाती है। यहाँ से चक्कर लगाते लगाते ये इस कक्षा में जब आया तो इसके पास क्या हो गई, ऊर्जा में कमी आ गई। इस तरीके से बोर का मॉडल सिद्ध हुआ था। अगला, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n के स्क्वायर के अनुसार बढ़ती है। आप देख रहे हैं ये नाभिक है, पहली कक्षा है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है। तो ये इसका पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ये नाभिक। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र 2n स्क्वायर। और पहली कक्षा में जब चक्कर लगाएगा तो कैसे लगाएगा, 2n स्क्वायर बराबर 2 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर 2, 2 1 या 2, स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1। तो पहले कक्षा में कितने कोस होंगे, 2 कोस होंगे। दूसरी कक्षा में कितने होंगे, 2n स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 8। तीसरी कक्षा में कितना होगा, 2n की स्क्वायर बराबर 2 की जगह 3, n का मान 3 हो जाएगा। तो n का मान जब 3 हो जाएगा तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अगला 2n2 चौथा, तो इसमें 4 रख देंगे, n का मान 4 रख देंगे, 2 इंटू 4 स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। इस तरीके से इसका जो कक्षा में कोस निकल के आया है ये 2 8 18 32 निकल के आया है। KLMN ये इसकी कक्षा है, SPDF ये इसके कोस हैं। इस तरीके से ये बोर का मॉडल जो है सिद्ध किया गया है और इसी को प्रूव्ड किया गया और इसी को मान्यता दी गई कि परमाणु मॉडल में सबसे सही मॉडल बोर का मॉडल
है। इस तरीके से हमारा परमाणु मॉडल का टॉपिक खत्म हुआ। हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। कहानी है, इलेक्ट्रॉन दादाजी हैं और प्रोटॉन पापा जी हैं और न्यूट्रॉन हम लोग हैं। कि जैसे दादा होते हैं घर की खर्चा चलाते हैं, पापा होते हैं उसको पैसा कमा के देते हैं, हम लोग क्या करते हैं सिर्फ खाने का काम करते हैं। ऐसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव रहता है क्योंकि वो दूसरों से लेता ही रहता है, और प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि वो देता ही रहता है। और न्यूट्रॉन किसी भी अर्थ में नहीं आता है क्योंकि प्रोटॉन उसको अंदर आने नहीं देता, इलेक्ट्रॉन उसको बाहर नहीं जाने देता, इसलिए दोनों से वो लड़ता रहता है और एक जगह पे पड़ा रहता है। तो एक बार हम इसको लिखा भी देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कण खोजकर्ता, द्रव्यमान, आवेश। इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे जे थॉमसन। इसका द्रव्यमान भार होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और इसका आवेश होता है -2 आवेश। ये नेगेटिव होता है हमेशा। अगला आपका है प्रोटॉन। इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। एक चीज और बता दें, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में। 1897 में। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी 1919 में। 1919 में। और इसका द्रव्यमान भार होता है 1.6725 1.6725 इंटू 10⁻27 kg, और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि ये हमेशा देने का कार्य करता है। अगला आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन होता है, ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। इसकी खोज हुई थी 1932 में, चैडविक ने किया था, और इसका भार होता है 1.6748 इंटू 10⁻27 kg। इस पे नो चार्ज, अर्थात ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। ये बात हमने आपको पहले भी बता रखी है, पहले लेक्चर में भी बता रखी है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो हमने आपको बता दिया। इसमें भार क्या होता है? इसका जो भार होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, वो होता है सबसे होता है पॉजिटिव, उसके बाद इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि उसके पास खुद का भी होता है, दूसरे से लिया भी होता है। अगला, इसकी जो लड़ने की क्षमता होती है वो किसके पास ज्यादा होती है, किसके पास कम होती है? आप देखिए, जैसे यहाँ पे भार सबसे ज्यादा किसका है? न्यूट्रॉन का है, क्योंकि उसको ना अंदर आने की अनुमति है ना बाहर जाने की अनुमति। उसके बाद प्रोटॉन है, उसके बाद सेम प्रक्रिया है, इसकी भेदन क्षमता भी न्यूट्रॉन के पास उतना नहीं है जितना प्रोटॉन के पास है, और जितना प्रोटॉन के पास है उतना इलेक्ट्रॉन के पास भी नहीं है, अर्थात दोनों ही शर्तों में प्रोटॉन ही सबसे ज्यादा मजबूत है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो है वो हुई है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हेडिंग डाल के आप लिख सकते हो, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में और भी दिखा दे रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज जे जे थॉमसन ने की थी। 1987 में की थी। इसे कैथोड किरण भी कहते हैं, इसे कैथोड किरण भी कहते हैं। तथा इस पर ऋण आवेश होता है। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी है। इसको जो है ई की पावर माइनस लगा के प्रदर्शित करते हैं।
इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन 1897 में जे थॉमसन ने इसका आविष्कार किया और इसका जो द्रव्यमान बाहर निकल के आया वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg और ये निगेटिव चार्ज इस पे आया। अगला प्रोटॉन है 1919 में इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की। इसका जो बाहर निकल के आया 1.6725 इंटू 10⁻27 kg और इस पे पॉजिटिव चार्ज निकल के आया। अगला आपका है न्यूट्रॉन। इसकी खोज 1932 में चैडविक ने की और इसका जो द्रव्यमान निकल के आया 1.6748 इंटू 10⁻27 kg और इस पे कोई भी चार्ज नहीं आया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं कि इसकी खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। इसे कैथोड किरण भी कहते हैं तथा इस पर ऋण आवेश होता है, इस पर ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, ये आपको पता है। इसको E- से प्रदर्शित करते हैं। निरपेक्ष द्रव्यमान क्या होता है? एब्सोल्यूट मास क्या होता है? तो आप देख लीजिए कि जब किसी कण का द्रव्यमान बिना किसी से तुलना किए निकाला जाता है तो उसे निरपेक्ष द्रव्यमान कहते हैं। निरपेक्ष द्रव्यमान जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ले लिया तो इलेक्ट्रॉन का ये निरपेक्ष द्रव्यमान है जो यहाँ से हमने जैसा था वैसे ही उठा लिया। अब इसका निरपेक्ष द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एब्सोल्युटली मास सापेक्षिक मास से इसका पूरा कराएंगे तो सापेक्षिक मास जो होता है वो स्वयं का होता है 0.000054 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 0। इस तरीके से इसका आवेश निकल के आया -1.6 10⁻⁻19 कूलम। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन का है क्योंकि इस पे माइनस लगा है और जो भी माइनस चार्ज निकलेगा वो निकलेगा इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन अगर प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज निकलेगा। इस तरीके से एक पॉइंट ये भी है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/1837 या 1/1840 के भाग के बराबर होता है। अर्थात आपको एक दुहाई नहीं, एक दुगुना नहीं, तिगुना नहीं, चौगुना नहीं, सीधे 1/1837 या 1/1840 के भाग के बराबर होता है। इस तरीके से आज का जो हमारा लेक्चर है वो खत्म होता है। इंसानों की एक अकेला क्या कर सकता है, जरा देख उस सूरज को, अकेला ही चमकता है। इसी के साथ हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, पाई मेसन, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, परमाणु संख्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म।